नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, राजनीति गलियारे में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो सिर्फ सत्ता से नहीं बल्कि संघर्ष से तैयार होते हैं, जो लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं। वैसा ही एक नाम सिवान जिले से निकल कर आया। नाम था ओम प्रकाश यादव। ओम प्रकाश यादव ने ये कसम खाया कि जब तक सिवान में लोकतंत्र को जिंदा नहीं करेंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और उसी ओम प्रकाश यादव ने लड़ाई लड़ी तो सिवान, जिसे कहा जाता था कि शहाबुद्दीन का गढ़ है, जिसे कहा जाता था कि शहाबुद्दीन की मर्जी से ही सिवान में पत्ता भी डोलता है, वहाँ ओम प्रकाश यादव ने उन्हीं के परिवार को हराकर लोकतंत्र की नींव रख दी। तो आज वही ओम प्रकाश हमारे साथ बैठे हुए हैं। एक लंबे अरसे के बाद फिर से सिवान में इनकी चर्चा है। इनकी चर्चा क्यों है, आज वो भी बात होगी और पुराने दर्द को भी कुरेदेंगे कि आखिर जो दर्द ओम प्रकाश यादव ने सहा था और जिस दर्द से परेशान होकर सिवान के लोगों का दर्द इन्होंने हरने का काम किया था, आखिर वो दर्द क्या था और उस दर्द में परेशान लोगों की पीड़ा क्या थी। आज के नौजवान, हो सकता है कि कई लोग नहीं जानते होंगे कि सिवान का वो दौर कौन सा था। आज उसी दौर को याद करेंगे। ओम प्रकाश जी बताएंगे अपनी पूरी कहानी और उसी कहानी में आप समझ पाएंगे कि एक ज़माने में सिवान कैसा था, आज कैसा है। ओम प्रकाश जी, आपका स्वागत है। राकेश जी, आपके चैनल के दर्शकों को, आपके पूरे टीम को मेरी हार्दिक शुभकामना है, प्रणाम है, सलाम है। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए कि आपने राजनीति में आने का मन कैसे बनाया, कैसे राजनीति में? देखिए, सिवान में एक ऐसी परिस्थितियां बनी थी जहां लोकतंत्र नहीं था, किसी दल का झंडा नहीं लगने दिया जाता था। जब कोई धरना प्रदर्शन होता था, माले के लोग धरना पर बैठे थे, उनके दो विधायक थे, सतदेव राम और अमरनाथ यादव। इतनी गोलियां चली कि दोनों आदमी को भाग कर एसपी साहब के ऑफिस में लुकाना पड़ा। नहीं, हम लोग उससे पहले आते हैं। आपने कैरियर की शुरुआत कैसे की, मतलब आप कैसे राजनीति में आए, ये कैसे? देखिए, हम तो पहले रेलवे में नौकरी करते थे और हमारे ससुर जी को दो लड़की, एक लड़की से मेरी शादी और एक लड़की से मेरे छोटे भाई की शादी, जो एयरफोर्स में इंजीनियर थे। हम 10 दिन नौकरी करने गए। पत्नी से कहा 11वां दिन कि यह काम हम नहीं करेंगे। हम पता किए हैं, अमरावती महाराष्ट्र में बीपीएड करके आएंगे तो किसी हाई स्कूल में फिजिकल टीचर में मेरा हो जाएगा। क्योंकि बचपन से भी हमको पहनने का बहुत शौक, जो कपड़ा हम पहन लेते थे सुबह शाम में निकाल देते थे, फिर नेक्स्ट डे नहीं पहनते थे, बिना उसको धोए, बिना उसको आयरन किए नहीं पहनते थे। अब ब्लू रंग का हाफ पैंट या ब्लू रंग का हाफ शर्ट पहन कर 10 दिन हमको काम करना पड़ा। तो पत्नी हमारी अपने माँ से कही और माँ ने और हमारी सास ने हमारे ससुर से कहा। उन्होंने हमको 10,000 रुपया दिए। हम अमरावती महाराष्ट्र गए और वहाँ से बीपीएड करके आए और फिर सिवान में दाढ़ी बाबा हाई स्कूल में हम पढ़ाने लगे। तब तक पूर्व सांसद शहाबुद्दीन साहब विधायक हो गए। सिवान एक प्रकार से गुलाम बन गया। कोई उनका विरोध नहीं करता, उनके अन्याय अत्याचार का विरोध नहीं करता था। हालात तो ऐसा था कि हम जिसको प्रणाम कर देते थे उसकी पिटाई हो जाती थी। जिस दुकान से कोलगेट साबुन खरीद लेते थे उस दुकान को बंद करा दिया जाता था। ऐसी परिस्थिति में भी हम निराश और हताश नहीं हुए। एक घटना आपको 2002 का बताते हैं। नहीं, अभी हम लोग 2002 से पहले आते हैं। जब आप ये राजनीति में प्रवेश कर रहे थे तो आपकी मुलाकात, पहली मुलाकात किस राजनेता से हुई और कैसे आपका जीवन? माननीय विजय शंकर दुबे जी रघुनाथपुर से विधायक थे और हम लोगों के बड़े भाई प्रद्युमन राय जी, उनसे मुलाकात हमको करवाए। राजनीतिक गुरु थे हमारे, आज भी हैं। मतलब विजय शंकर दुबे आपको राजनीति में ले आए। तो अपने राजनीतिक, जो पहले राजनीतिक गुरु थे, उनसे साथ क्यों छूटा? साथ छूटा नहीं, आज भी शिष्टाचार मुलाकात और 2 बार सांसद हुए, दोनों बार उनका चरण स्पर्श करके
और तब हम ओथ लेने गए दिल्ली। साथ छूटा नहीं है। नहीं तो वो कांग्रेस में रह गए और आप पार्टी बदल कर। उनसे पूछ करके जब हमको नीतीश कुमार बुलाए प्रभुनाथ बाबू के माध्यम से, तो हमने कहा कि एक आदमी से पूछेंगे तब हम जदयू ज्वाइन करेंगे। कौन? तो हमको विजय शंकर दुबे जी हमारे राजनीतिक गुरु हैं, उनसे पूछेंगे तब। तो उन्होंने विजय शंकर दुबे जी से कहा कि आपका शिष्य मेरे पास बैठा है, बात करना चाह रहा है। तो उन्होंने कहा कि अगर जो टिकट देता तो लड़ो। तो 2004 में हमको जनता दल यूथ का टिकट मिला, हम चुनाव लड़े। डीएम का भी वोट छाप लिया गया, पूरा वोट छाप। आर के महाजन डीएम थे, पूरा वोट छाप लिया गया। मुझे याद है मैं उस समय जागरण में वहीं पे था और अंगूठा का निशान देकर और बैलेट पेपर अंगूठा, और मैंने एक खबर भी छापी थी कि सिवान का डीएम अंगूठा छाप, है ना। तो अंगूठा का निशान देकर डीएम कैसे अपना वोट गिराए? हमने कहा कि डीएम साहब पढ़े लिखे हैं कि नहीं, या तो पढ़े लिखे नहीं हैं तो निशान देकर बैलेट पेपर रिसीव किए हैं, और नहीं तो इनका वोट किसी और ने डाला है। तो उस परिस्थिति से हमने अपने राजनीतिक करियर शुरू किया। तो अच्छा, अब मान लीजिए कि अब आ जाइए, अब जब आप पहले मुखिया बने आप अपने। हाँ, 2002 में मुखिया बने और फिर जिला परिषद मुखिया का नामांकन करने गए थे। पचरूखी ब्लॉक था पहले, अब तो हम लोगों का ब्लॉक पड़ गया है हसनपुरा। तो वहाँ अब इस दुनिया में नहीं है मुख्तार सिंह, वो हमारे प्रखंड के प्रमुख थे। उन्होंने कहा कि आप जिला परिषद भी लड़िए ना, कोई लड़ नहीं रहा है मुन्ना के खिलाफ, आप लड़िए। तो हम गए एक मोटरसाइकिल से, अब मुन्ना उस दिन 400-500 गाड़ी के काफिला के साथ गया था अपना नामांकन करने। हम अकेले गए, नामांकन करके आए, और जब वोट मांगने निकलते थे तो इतनी दहशत थी उसकी। आखिर दहशत क्यों न हो, अभी वर्तमान विधायक जो हैं अभी कर्णजीत व्यास सिंह, इनके साथ का आदमी का हत्या कर दिया। ये लोग भाग करके दानाथ पचरूखी थाना में शरण लिए थे, उसको खोल करके निकाल करके इनके साथ का आदमी का हत्या कर दिया, इनका जिप्सी फूंक दिया, इनको भी गोली मार दिया, ये भी लंगड़ते हैं। और इस हालात में कोई वोट देना और प्राण देना दोनों बराबर था। तो हम सबका पैर छूकर प्रणाम करके लोगों से कहते थे कि भाई सिवान को आज़ाद कीजिए, राजेंद्र बाबू का सिवान। तो हम जिला परिषद बड़ा कठिन दौर से गुजरे और हम चुनाव जीत गए। तो जिला परिषद का चुनाव तो जीत गए, तो फिर जिला परिषद अध्यक्ष बनने का मन में लालसा कैसे आया? हमको आरजेडी के लोग, उस समय और व्यय चौधरी मंत्री थे, इंद्रदेव प्रसाद मंत्री थे, शंकर यादव मंत्री थे, इन सारे लोगों ने हमको आईबी में बुलाया और बुलाकर कहा कि साहब दिन विदेश गए हैं, आपको चेयरमैन का चुनाव लड़ना है, हम लोग सहयोग करेंगे, आपको डरना नहीं। हमने कहा कि हम डरते तो नहीं हैं, लेकिन किसी के दबाव में भी नहीं आते हैं। तो उन लोगों ने कहा कि ठीक है, आप जाइए, सभी पार्षदों से मिलिए। हमने जो हमारे मित्र जीते हुए थे उन लोगों के यहाँ 1-1 किलो मिठाई लेकर गए, अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी। सारे लोगों ने कहा कि हम वोट देंगे। 13 महिलाएं जीती थी। यही सिवान में होटल नहीं मिला, तो महाराजगंज में हम लोग मीटिंग किए। हम विनिंग कैंडिडेट थे, चूँकि 41 जिला परिषद जीत कर आए थे जी, उसमें से 25 जिला परिषद हमारे साथ महाराजगंज में आए थे। 41 में 25। तो हम अपने को जीता हुआ मानते थे। जी। लेकिन वहाँ गए तो महिलाओं ने कहा कि हम लोगों को बंधक बना लिया गया, हमारे पति को भी बंधक बना कर रखा गया है होटल इंटरनेशनल में, आप जाइए, हम लोग वोट नहीं दे पाएंगे आपको। हमने कहा कोई बात नहीं, लोकतंत्र में निर्विरोध तो नहीं हुआ, चुनाव तो हुआ, हम चुनाव हार गए। हम हार करके नीचे उतरे कलेक्टेरिएट में, तो साबिन साहब हजारों लोगों के साथ मुझको पकड़े और कहा कि रे साला, तुमको मना किया था, चुनाव क्यों लड़ा? हमने लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार है, मैंने चुनाव लड़ा। तो उन्होंने कहा कि पैर पकड़ माफ़ी मांग। हमने कहा कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, हमने कोई गलती नहीं किया है। रिवाल्वर निकाल कर हमको सटा दिया, हमने मार दीजिए, कौन जीने आया है, इतना याद है। उसके बाद हमारी पिटाई शुरू की गई, हम 1-2 मिनट के लिए बेहोश हो गए।
जब होश आया तो हम फिर गए डीएमएसपी के यहाँ, डीएमएसपी से सारी बातें बताई। उन लोगों ने कहा कि केस कीजिएगा, हम एकदम करेंगे। तो उन लोगों ने हमको टाउन थाना में भेजा। हम टाउन थाना से फिर पत्नी को कहा कि शहीद की औरत विधवा नहीं होती है, तुम अपना सिंदूर उतार दो, पोंछ दो और मंगलसूत्र उतार दो। वही तो कहा जाता है कि शहाबुद्दीन का एक थप्पड़ ओम प्रकाश यादव को एमपी बना दिया। तो एमपी बनने से पहले भी एक बार आपने और शहाबुद्दीन साहब से लोहा लिया था। वो चुनाव था विधान परिषद का, जिला परिषद अध्यक्ष नहीं बन पाए तो आपने वो चुनाव लड़ा। क्या वाकया था उसका? देखिए, वाकया था कि उसमें कोई नामांकन करने जाता ही नहीं था, किसी दल के लोग नामांकन करने नहीं जा रहे थे। हम गए तो डीएम साहब ने कहा कि बैठिएगा नहीं ना, हम क्यों बैठेंगे, किसी के दबाव में, हम किसी का दबाव स्वीकार नहीं करते हैं। हम नामांकन किए और वह चुनाव भी हम मात्र 400 वोट से हारे, जबकि हुसैनगंज छाप लिया गया, सिवान छाप लिया गया, मैरवा छाप लिया गया, बड़हरिया छाप लिया गया। 4 ब्लॉक में एक भी वोट नहीं मिला, तब हम 400 वोट से हारे। अच्छा, अब मान लीजिए कि सेकेंड हम ही आए। विधान परिषद का चुनाव आप हार गए, तब कैसे मन में आया कि विधान परिषद हार गए हैं, अब सिर्फ उन्हीं को मुकाबला करना है जो इसके पूरे के बॉस है? यानी कि आपने शहाबुद्दीन के खिलाफ चुनाव लड़ने की कैसे ठानी? देखिए, हम नहीं सोचे थे कि उन्हीं के खिलाफ हमको लड़ना है। सिवान के कुछ व्यवसायी लोग मेरे पास रात में आए और उन लोगों ने कहा कि आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है, हम लोग आपको मदद करेंगे। हमने कहा कि भैया आप लोग तो दिन में आते नहीं हैं, हम दिन में प्रणाम भी करते हैं तो आप लोग जवाब नहीं देते हैं, और आप कह रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव लड़ना है, आप हम नहीं लड़ेंगे। तो उन लोगों ने कहा कि कायर मत बनिए, बुद्धिल मत बनिए। यह बात हमको चुभ गई। हमने कहा कि ना हम कायर हैं ना बुद्धिल हैं, आप लोग कह रहे हैं तो चलिए हम लड़ेंगे। हम मोटरसाइकिल उठाए और सुबह गए अपने पिताजी के पास। पिताजी से कहा कि बाबूजी, मेरे पास कुछ व्यवसायी लोग आए थे और सहयोग करने के आश्वासन दे रहे थे, कह रहे थे कि लोकसभा का चुनाव लड़िए। तो हमारे पिताजी ने कहा कि आप जन सेवा किए होंगे तो जनता आपको आशीर्वाद देगी, आप लड़िए, हमारी शुभकामना है। तो हमने कहा कि 10,000 रुपया लगेगा, हमको 10,000 रुपया का टिकट कटवाना है। आज 25,000 रुपया लगता है, उस समय 10,000 रुपया लगता था। तो उन्होंने कहा कि हमारा पेंशन आया होगा 6,000, जाइए निकाल लीजिए। तो उन्होंने विड्रॉ भर दिया। हम गांव के बैंक में गए और 6,000 रुपया ले करके फिर सिवान के लिए निकले। तो सोचे कि 4,000 रुपया किससे मांगे। तो हमारे एक मित्र हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ग्रामीण बैंक में वो मैनेजर थे पचरुखी में। हमने कहा कि प्रवीण, रिश्वत का पैसा हमको मत दीजिएगा, हमको लोकसभा का चुनाव लड़ना। तो उन्होंने डर करके हमको अंदर बुलाया, इधर आओ इधर आओ। हम लोग जितना लोग आवता बैंक में सब लोग तोरे नाम धरता लड़ना। हम कहेंगे तो हमारा के 4,000 रुपया दो ना। कहले कि काल रसीद कटवा के 10,000 रुपया के हम तोरा के भेजवा दे। तो उन्होंने हमारे एक बड़े भाई हैं, मित्र हैं जसौली के, अशोक कुमार सिंह, उनसे 10,000 रुपया का रसीद कटवा कर हमको भेज दिए। हम नामांकन का डेट दे दिए। नामांकन के डेट के देने के बाद अपार भीड़ हमारे आवास पर आ गई और लोगों ने कहा कि हम लोग आपको वोट भी देंगे और पैसा भी देंगे। हमने कहा कि आप लोगों के आशीर्वाद से यह चुनाव हम लड़ेंगे। आप लोग प्रेरित किए। एक लड़का है, हर माँ बाप का तमन्ना होता अपने बेटा और बेटी के शादी का जोड़ा पहनाने का। मुझे 4 बेटी और 1 बेटा, और किसी का शादी नहीं हुआ था। उस विषम परिस्थिति में हमने यह फैसला लिया। तो हमने कहा कि हमारे पास बाबूजी का दिया हुआ जो पैसा बचा था उसमें से 2 कफन मंगवाए। हमने कहा कि यह चुनाव चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए हम लड़ रहे हैं। हो सकता है चुनाव के बाद मेरी भी हत्या हो जाए। इकलौता बेटा, हम 1 कफन उसको दिए, 1 कफन हम लिए और चुनाव में निकल गए। तो हमको लगा कि यह चुनाव हम जीत सकते हैं, क्योंकि एक गरीब ब्राह्मण एक लौका और 2-3 वो बैंगन और इतना चावल लेकर मेरे आवास पर आए और उन्होंने कहा कि बाबू, एक पुनीत काम हो रहा है सिवान में, आप इसको रखिए। हमने कहा कि हम लोगों की परंपरा है कि ब्राह्मण को हम लोग दान देते हैं, आप कहा कि दे ना, इसको रखिए। हमने पत्नी से कहा कि यह चुनाव
हम लोग जीत जाएंगे। तो निश्चित रूप से वोट मांगने वाले हम तीनों थे, एक पत्नी, एक लड़का, एक हम। अच्छा, सच में ये बताइए कि पहला जब चुनाव आप शहाबुद्दीन के खिलाफ लड़ रहे थे तो आपको डर लगा कि नहीं? वास्तव में बताइएगा, अंदर से सही बात। देखिए, हम अंदर से तो भयभीत थे, लेकिन सामने आम जनता को अपना भय नहीं दिखाते थे। आम जनता को हमने अपने पीड़ा को, अपने दर्द को हम रो रो कर जहाँ भी भाषण दिए हैं हमने रोया है। आप पता कर लीजिए, सिवान में हमने सिवान के लोगों से आग्रह किया कि दो शक्ति के बीच पे चुनाव है, एक अन्याय अत्याचार के खिलाफ चुनाव हो रहा है और एक अन्याय अत्याचार समाप्त करने वाले के मदद करना है। आने वाली पीढ़ी आपसे पूछेगी, जब सिवान गुलाम था तो पिताजी आप किधर थे, प्रश्न आपका बेटा करेगा, जवाब आपको देना होगा। तो लोगों ने अपार वोट दिया, एक तरफा वोट दिया, हमारा पोलिंग एजेंट का कागज नहीं पहुंचा, वहाँ भी हमको वोट मिला। 2004 का जब आप चुनाव लड़ रहे थे तो आपको याद है ना, आपको कार्यालय खोलने के लिए भी जगह नहीं मिला। हम 4 की बात करें, 9 पर मत आइएगा। 4 में जब पहला चुनाव लड़े थे तो कार्यालय खोलने के लिए जगह नहीं मिला। आपने कार्यालय खोला अपने घर में, और जब आप अपने घर में कार्यालय खोले तो आपके घर के सामने एक घर है, उस घर में आरजेडी का भी कार्यालय खुला था, और माइक जो है 6 चोंगा आपके घर के तरफ था। क्या वाकया था वो, पूरा लोग जानना चाहते हैं। देखिए, वह साबिन साहब का वर्चस्व था, दबाव था, जिसको जो कह देते थे वो कर देता था। बगल का पड़ोसी बीजे नाम है हमारा अच्छा मित्र है, उसके घर में आरजेडी का कार्यालय खुलवा दिए। हमारे कार्यालय का उद्घाटन करने आए थे विजेंद्र यादव, जो अभी ऊर्जा मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि वहाँ दूसरी जगह कार्यालय नहीं मिलेगा, हमें कोई नहीं देगा, सिवान गुलाम है, कोई कार्यालय खोलने के लिए अपना घर नहीं देगा। तो वहीं फीता काटा गया, और वहीं तो वो तो एकदम एक दबदबा था, एक तरफा दबा। आपके यहाँ कैसे आप करते थे, मतलब चुनाव का काम, जब आपके यहाँ शोर मचता था आपके घर के ठीक सामने था? उसी में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए हम काम करते थे। 4 में आर.के. महाजन डीएम थे। आर.के. महाजन भी नेक डीएम थे। कोई प्रशासन के लोग नहीं चाहता है कि हमारे आपराधिक घटनाएं बढ़ें, हिंसक घटनाएं बढ़ें। मुझे याद है, जहाँ तक जब 2004 में रिजल्ट हुआ तो आपके पक्ष में बहुत हवा था, लग रहा था कि आप चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन परिणाम आपके खिलाफ गए। जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर जब आप चुनाव लड़े थे तो परिणाम खिलाफ गया, और इधर आपका रिजल्ट खत्म हुआ और उधर आपके घर पर गोलियां चली। हाँ। और गोली जो चला उसका जो आपने फ़ोन किया वो पुलिस से पहले मीडिया को फ़ोन किया, ऐसा क्यों किया? देखिए, उस समय पुलिस बिल्कुल पंगु थी, पुलिस और प्रशासन नाम का कोई चीज़ नहीं था। हमने मीडिया के लोगों से इसलिए किया कि मेरे साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, आप लोग आकर देखिए। पूरा हमारे घर पर गोलियां चलाई गई, AK-47 से गोदवा दिया गया, हमको डर भयभीत करने के लिए। लेकिन हम उस घटना से न भयभीत हुए, न चिंतित हुए। हम दुगुने उत्साह से लड़ते और संघर्ष करते रहे, जिसका परिणाम हुआ कि 9 में हम जीत गए। कोई सीवान में बोलने वाला नहीं था, तब आपने 2004 में चुनाव लड़ा था और अच्छा फाइट दिया था, जीतते जीतते आप हारे थे। निश्चित रूप से मुझे भी यह बात समझ में नहीं आती है कि जहाँ लोकतंत्र खतरे में था वहाँ हमने संघर्ष किया था, लेकिन वीर सिंह पटेल वरीय नेता थे और नीतीश कुमार उनको टिकट देना चाह रहे थे। हमारा पैरविकार थे प्रभुनाथ बाबू, और प्रभुनाथ बाबू टिकट नहीं दिलाए तो नाराजगी के कारण बने, और आज हमको कहते हुए फख्र हो रहा है कि प्रभुनाथ बाबू ने ही हमको सांसद बनाने में अहम भूमिका अदा की। ओम प्रकाश जी, ये बताइए कि मान लीजिए कि आपने आपका टिकट कट गया, फिर जब आप चुनाव लड़ने के लिए आगे बढ़े
तो हर दल के लोग आपके साथ खड़े हो गए। क्या परिस्थिति था 2009 में जब आपका टिकट कटा, तो उस समय का कैसे माजरा था, क्या वाकया हुआ, कैसे आपने कफन भी ये भी हम किया? प्रभुनाथ बाबू के चुनाव प्रचार में थे, वहीं हमें सूचना मिली कि मेरा टिकट कट गया। प्रभुनाथ बाबू ने अपने पॉकेट में हाथ लगाया और हमको 50,000 रुपया दिए और उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश, तुम्हारा टिकट कट गया, जाकर निर्दलीय लड़ो चुनाव, हम तुमको हर तरह से मदद करेंगे। और हम चुनाव लड़ने आए तो पहले हम जिला परिषद के अध्यक्ष नंद प्रसाद चौहान को बना चुके थे। वह लड़का हमारे चुनाव कमान बढ़िया से संभाला और हम लोग मिलजुल करके वहीं मीटिंग भी किए उन्हीं के घर में, और हम लोग फैसला किए कि निर्दलीय लड़ना है। और इसके पहले हम आपको बताए हैं कि सिवान के लोग त्राहिमाम कर रहे थे, कोई विकल्प बन नहीं रहा था। हम विकल्प के रूप में उभरे और निर्दलीय लड़ने का फैसला किया। तो निर्दलीय लड़े तो फिर कैसे, मतलब आपके पास न टिकट का ये था, न पैसा था, न साधन था, न संसाधन था, तो फिर चुनाव भी लड़ना था, वो भी शहाबुद्दीन के परिवार के खिलाफ। तो फिर शायद आपने कफन उफन भी हाँ, खरीदा। नामांकन का हमने डेट दिया। नामांकन के दिन 30-35 हजार लोग स्वतः बिना हमारे संसाधन दिए, बिना गाड़ी घोड़ा दिए अपने आप आ गए। हमने भीड़ से कहा कि मेरे 72 लोगों की हत्या इस सरकार में हुई है, अपराधियों के कुकृत और कलंकित हो रहा था, हमने संघर्ष किया। वैसी स्थिति में 72 लोगों की हत्या हुई है। हो सकता है इस चुनाव के बाद हम भी मारे जाए। हर माँ बाप का तमन्ना होता है अपने बेटा बेटी का शादी का जोड़ा पहनाने का। इकलौता लड़का है। हम 2 कफन मंगाए, एक कफन जनता से पूछ करके उसके कंधे पर दिया और एक कफन हमने लिया और हम चुनाव में कूद पड़े। जहाँ जाते थे जनता हमको 10-20 हजार रुपया, 25,000 रुपया देती थी। अब वोट मांगने वाले हम 3 थे, हमारी पत्नी, हम और हमारा लड़का। 3 गाड़ी चलती थी। लोकसभा का बड़ा क्षेत्र था और 30-35 हजार रुपया पत्नी को भी मिल जाता था, 30-35 हजार रुपया हमारे लड़के को भी मिल जाता था चंदा, 30-35 हजार हमको भी मिल जाता था और उससे रोज का खर्चा निकल जाता था। हम लोगों को 5 लाख रुपया चंदा मिला, उतना ही में हम लोग चुनाव जीत गए। सुने हैं कि उस चुनाव में प्रभुनाथ सिंह ने भी आपका मदद किया था, झोला में पैसा भी आपके पास भेजा था चुनाव लड़ने के। प्रभुनाथ बाबू ने हमको भरपूर मदद किया था। प्रभुनाथ बाबू ने ही हमको लोकसभा दिखाने का काम किया। तो हम पहले भी कहे हैं कि प्रभुनाथ बाबू हमको जिज्ञासा पैदा किए, ले जाकर नीतीश कुमार से मीटिंग भी कराए। 2004 के चुनाव में वो लड़ाए भी हमको, और 2009 का चुनाव में जब टिकट कट गया तो उन्होंने कहा कि आप लड़िए, हम लोग आपके साथ हैं, पैसा की कमी नहीं होने देंगे, हर तरह से मदद करेंगे। तो 2009 का चुनाव आप तो निर्दलीय जीत गए और प्रभुनाथ सिंह हार गए। हाँ, इसी चुनाव से हार गए कि वहाँ जो नीतीश कुमार का 60-65 हजार जो वोट था प्रभुनाथ बाबू को नहीं मिला, तो मुझे जिताने के चक्कर में प्रभुनाथ बाबू हार गए। और सुने हैं कि आप ही के टिकट नहीं जनता दल यूनाइटेड ने दिया था और इसी से प्रभुनाथ सिंह खफा हो गए ज़्यादा, और उन्होंने अगले 1 साल में कई बातें हुई और उसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दिया। निश्चित रूप से नीतीश कुमार से नाराजगी के कारण हमारा टिकट ही था। प्रभुनाथ बाबू नाराज होकर के उनकी पार्टी छोड़ दी। अब ठीक है कि आप चुनाव जीत गए 9 का, तो फिर आपको जिताने में बीजेपी के लोगों ने भी बहुत जी जान लगाया था। पार्टी छोड़कर बिशन पटेल आपके खिलाफ चुनावी मैदान में थे, लेकिन बीजेपी के लोग आपके पीछे लग गए। देखिए, लेकिन जब जीते, आप जब चुनाव जीते तो आपने कांग्रेस को मदद किया, क्यों? देखिए, भाजपा के वोटर हमको मदद किया, भाजपा के नेता लोग हमको मदद नहीं किए। जो नेता कहे जाते हैं आज भी सिवान में,
वैसे लोग हमारा विरोध किए, आज भी हमारा विरोध करते हैं भाजपा के वो शीर्ष नेतृत्व के वैसे लोग जो अपने आप को नेता कहते हैं, जिनको चुनाव लड़ने का औकात नहीं है, न कभी चुनाव लड़े, उसकी हमें चिंता नहीं रहती है। जनता नेता बनाती है, पार्टी टिकट देती है, फैसला तो जनता को करना है। ओम प्रकाश जी, आप सांसद थे, सिवान से जीत गए थे, कांग्रेस को सपोर्ट भी किया था। 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बनने का बीजेपी ने ऐलान किया था कि ये अब चेहरा होंगे, तो आप बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में आप कैसे शामिल हुए, इसके पीछे पीछे कौन कौन नेता थे, किस तरह से आप शामिल हुए? देखिए, राजीव प्रताप रूढ़ी जो छपरा के सांसद हैं और शाहनवाज हुसैन जी, इन लोगों ने हमको पूरा सहयोग किया। और एक आदमी थे जो उस समय प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, हमारा दम भर विरोध कर रहे थे कि हम भाजपा में शामिल न हों। इन लोगों ने हमको सहयोग करके राजनाथ सिंह के पास भेजा। हम गए राजनाथ सिंह के घर पर, तो उन्होंने कहा कि एमपी साहब आगे क्या करना है। हमने कहा कि भाजपा हमको टिकट देगी तो लड़ेंगे, नहीं देगी जिसको देगी हम उसी को मदद करेंगे। तो आपको बताते हर्ष हो रहा है कि 4 महीना पहले ही उन्होंने कहा कि आप किसी से कहिएगा नहीं, आपका टिकट फाइनल, आप ही लड़िएगा वहाँ। तो हम भाजपा से लड़कर गए, जीत कर भी गए। तो संघर्षमय जीवन तो हमारा रहा ही है। अच्छा, ये बताइए कि मान लीजिए कि 2014 में आप जीत गए, आप सांसद थे, 2019 में आपका टिकट कट गया, जो बीजेपी का सीट था वो जेडीयू को दे दिया गया, और जेडीयू का जो सीट था उसे बीजेपी को दे दिया गया महाराजगंज। आखिर इसके पीछे मतलब कौन सा समीकरण काम किया? हमको नीतीश कुमार बुलाए थे अपने आवास पर कि आप चुनाव मत लड़िए, बिरसिंह पटेल जी इनको मदद कर दीजिए। हमने कहा कि हमारे पिताजी मर गए हैं, अगर वो भी जिंदा होकर के इनको मदद करेंगे तो अभी इनका जमानत नहीं बचेगा। जितना तो बात दूर की बात है, यह चुनाव हम जीतेंगे मुख्यमंत्री जी। उन्होंने कहा कि सपना देख रहे हो लोकसभा में जाने का, हम ये सपना नहीं हकीकत बता रहे हैं, जनमानस की आवाज़ बता रहे हैं, यह चुनाव हम जीतेंगे। वही हुआ, हम चुनाव जीत गए और उनका जमानत जब्त हो गया। उसके बाद वो हमको आँख पर चढ़ा लिए। और दूसरी बात कि दरौंदा में कविता सिंह के पति अजय सिंह को टिकट दिए। हमने कहा किसी भी कीमत पर पार्टी रखे या हमको पार्टी से निकाल दे, लेकिन हम किसी भी कीमत पर अजय सिंह को जीतने नहीं देंगे। आरसी चोर, मोटरसाइकिल चोर, बकरी चोर को जीतने नहीं देंगे। हमारा उम्मीदवार कर्णजीत उर्फ व्यास सिंह होंगे और उनको हम जिता कर ले गए। तो 2 बार अहंकार टूटा नीतीश कुमार का सिवान में। तो इसलिए जब भी तालमेल होता है, चाहे वो 9 हो चाहे अभी इस बार हो, ले लेते हैं टिकट, मांग लेते हैं, भाजपा दे देती है इजी वे में। तो उसका क्या मतलब? हमको देश हित में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करना है, पार्टी में है, काम कर रहे हैं। वो नहीं, हम 19 में पूछ रहे हैं। 19 में तो आप सांसद थे, 18 मतलब 14 में जीते थे। आपके जीते हुए सांसद का टिकट कट गया मतलब, और वहाँ पे जो है कविता सिंह को टिकट मिल गया। तो आपका टिकट क्यों कटा और क्या उसके पीछे की पृष्ठभूमि रही? आप कैसे कसूरवार हो गए? हम कसूरवार हो गए कि नीतीश कुमार बुलाए थे कि आप इनको मदद कर दीजिए, ये जीतेंगे। हमने कहा किसी भी कीमत पर नहीं जीतेंगे, इनका जमानत नहीं बचेगा। हम निर्दलीय जीत गए। तो किसी की गलती को माफ़ नहीं करते हैं नीतीश कुमार, वो आँख पर चढ़ा लेते हैं। तालमेल हो गई तो बिरसिंह पटेल जी को उन्होंने टिकट, कविता सिंह को टिकट दे दिया। हमने कहा कोई बात नहीं, हमने कविता सिंह को मदद किया। तो आप मदद की और चुनाव वो हो गया। अब 20 में जब आप आए तो आपको विधायक का टिकट मिला, कैसे पृष्ठभूमि रही, कैसे आपको मनाया गया विधायक? पहली बार भाजपा देहाती क्षेत्र से जीत कर आई, 11,000 वोट का लीडिंग लेकर हम आए। नहीं तो अब तक भाजपा देहात से हार कर आती थी और शहर के वोट मिला करके
चाहे वो जनार्दन बाबा हो, चाहे व्यासदेव प्रसाद हो, लोग जीतते रहे हैं। पहली बार हम बहुत कम वोट से, शहर के वोट से हारने का काम किए। उसमें भी एक शीर्ष नेतृत्व ने हमको हराने के लिए षड्यंत्र रचा गया। देवेंद्र गुप्ता भाजपा के नगर के अध्यक्ष हुआ करते थे, उनको निर्दलीय लड़ा दिया गया, उनको 1600 वोट आ गया। इस तरह करके हमको हराने के लिए षड्यंत्र रचा गया। बात हमको समझ में आई नहीं, हम ओवर कॉन्फिडेंस में हार गए। अगर चाहते तो जितना वोट से हम हारे उतना वोट हम देहात से ला सकते थे। आखिर उन लोगों का औकात तो 100-150 वोट का है ना, 100-150 वोट से हम हारे। अच्छा ये बताइए कि अवध बिहारी चौधरी आपके समधी हैं, आप पर एक आरोप ये भी लगता है कि समधी और समधी जब मिल जाएंगे आप आरजेडी में चले जाएंगे, आपका साठगांठ अंदर से हम राजनीति नहीं करेंगे, राजनीति से संन्यास ले लेंगे, लेकिन आरजेडी में नहीं जाएंगे। हमने तो फैसला ले लिया है, प्रण कर लिया। एक बार नहीं कई बार हम ये बात को कहे हैं कि हम राजनीति नहीं करेंगे, राजनीति से संन्यास ले लेंगे, घर बैठ जाएंगे, खेती गृहस्थी करेंगे। हम ऐसे थोड़े हैं कि हम भिखमंगा हैं। अब पूर्वज का जमीन है, उसमें खेती गृहस्थी करके अपने, अब तो सारे लड़कियों का हमने शादी कर लिया है। अपना ही नहीं, अपने भाई भतीजा सब लोगों के बेटा बेटी का शादी कर दिया है। अब हमको कुछ नहीं है। पार्टी टिकट देगी तो ठीक है, नहीं देगी तो न दे, पार्टी के लिए काम करेंगे। तो मतलब ओम प्रकाश यादव इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि वो आरजेडी में कभी नहीं जाएंगे। एक यादव भी है आपका, तो कॉम्बिनेशन बैठ सकता है जातिगत स्तर पर देखा जाए। नहीं, ये बात गलत है। अगर कॉम्बिनेशन बैठना रहता तो जब टिकट कटा उसी समय हम पार्टी छोड़ दिए होते। क्या मनोज भैया को टिकट नहीं मिला भाजपा से तो जेडीयू से लड़ गए हमारे खिलाफ, फिर उनको भाजपा में शामिल कर लिया गया। हम भी कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। अच्छा ये बताइए कि आप अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ ही लड़ते हैं, मतलब ज़माने से वो शहाबुद्दीन के साथ थे, आप पर गोलियां चल रही थी, आप पर मतलब नजरे ये था, फिर समधी कैसे बन गए? इसके पीछे कौन सा लॉजिक काम किया? देखिए, जब आदमी जन्म लेता है तो शादी विवाह उसी दिन तय हो जाता है। ईश्वर लिख देते हैं कि इस लड़की की शादी इस लड़के से होगा। वो लड़का मेरे पास गया था पोस्टिंग कराने के लिए कि हमारा पोस्टिंग दिल्ली में करा दिया जाए, मेघालय में हम हैं, अगर पोस्टिंग नहीं हुई तो हम नौकरी छोड़ देंगे। आईटीबीपी में कमांडेंट थे हमारे दामाद। तो रात में हम सोचे कि क्यों ना अपने बेटी की शादी इनसे करें। तो हमारे एक अच्छे मित्र हैं, बड़े भाई हैं अर्जुन यादव, हमने उनको फ़ोन किया कि अर्जुन भैया मंत्री जी से बात कीजिए, हमारे बेटी से शादी करेंगे अपने भतीजे का। तो उन्होंने कहा कि हमारा भतीजा MBBS किए हुए है, डॉक्टर है, बात कर लेते हैं। उसके बाद एक हफ्ता के बाद उन्होंने हमको फ़ोन किया कि वो तैयार हैं। तो हम दिल्ली ले गए इनके पूरे परिवार को और वहाँ लड़की को अपना दिखलाए, जो रस्म होता है पूरा हुआ और एक सप्ताह में शादी तय हो गई। तो मतलब विचारधारा अलग है, ये आज भी है, मतलब हाँ वो आज भी है, विचारधारा अलग है। हाँ समधी गले मिलते हैं लेकिन पार्टी के लिए कभी गले नहीं मिलते हैं। हाँ। कहीं उनका दबाव आ जाए कि ओम प्रकाश जी आपको टिकट नहीं मिल रहा है बीजेपी के तरफ से, चलिए ना हम ही दिला देते हैं, तब क्या ना हम आपसे कहे ना कि हम भाजपा में हैं, भाजपा में रहेंगे, भाजपा छोड़ेंगे नहीं। अच्छा एक बात और है ओम प्रकाश जी, आपके बारे में कहा जाता है कि जनता तो आपको बहुत चाहती है, लेकिन सिवान का कोई भी नेता जो आपके साथी हैं, सहयोगी हैं, आपका किसी से पटरी नहीं जमा। जैसे टूनाजी पांडे के बारे में भी आप ये बोलते हैं, सुन लीजिए पहले बताते हैं। मनोज सिंह से भी आपका पटरी नहीं जमता है। उसके बाद आपका कहा जाता है कि मंगल पांडे जी से भी उतना पटरी नहीं जमता है। उसके बाद कहा जाता है कि व्यास सिंह से भी आपका खटपट हो जाता है। अजय सिंह को भी आपने न जाने क्या क्या कहा है। लोजपा से रईस खान चुनाव लड़ने आए तो उनके बारे में भी आपने, तो आप इन नेताओं से कौन सी दुश्मनी हो गई है? देखिए, हमको सच बोलने की आदत है और जनहित में आवाज उठाने की आदत है।
हम आपसे पूछते हैं, टूना जी पांडे जी हमारे बड़े भाई हैं, आप उनसे पूछ लीजिएगा ईमानदारी से, उनका नंबर होगा तो आप पूछिएगा कि हमने उनको सुशील मोदी से भेंट करवाए और एक बार नहीं 2 बार एमएलसी का भाजपा का टिकट दिलवाए और अपने घर पर ऑफिस खुलवा करके उनको वहाँ से जिताने के लिए दिन रात लग करके हम लोगों ने उनको 2 बार एमएलसी बनाया। उनसे हमारा खटपट नहीं रहा बात मनोज भैया को हमेशा मदद करते हैं। अब उन्हीं लोगों से पूछिए कि ओम प्रकाश क्या गलती किया है। आप अभी व्यास सिंह का नाम लिए, व्यास सिंह को जिताने के लिए हमने अजय सिंह को विरोध किया और यही व्यास सिंह हमको कह रहे हैं कि उनको लकवा मार दिया है, बोल पा नहीं रहे हैं, चल नहीं रहे हैं, उठ नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते हैं। तो सुशील मोदी जी हमको फ़ोन किए, हम गए सुशील मोदी जी के पास, तो उन्होंने कहा कि आप तो ठीक हैं जी, आपका विधायक कह रहा था कि आपको लकवा मार दिया है। हम कहे सर ब्रेन स्ट्रोक हुआ था लेकिन हम ठीक हैं, हाथ पैर अपना काम कर रहा है, जो बोल रहा है समझ में आ रहा ना। कहा कि आप तो बिल्कुल ठीक है। हमने कहा कि आप तो देखने भी गए थे अस्पताल में हमको, तो ऑन बन का कारण ये नहीं है। देखिए ललन सिंह एक अच्छे आदमी थे सिवान के, जिनकी हत्या हो गई साधु मेडिकल पर। तो उनका लड़का है बबलू सिंह, बबलू सिंह की बहन की शादी बड़ोदरा में एक एमबीबीएस डॉक्टर से हुआ और उस डॉक्टर की पोस्टिंग थी सुरेंद्र नगर में 17 बरस से। तो बबलू सिंह ने राहुल तिवारी जी से कहा कि हम व्यास सिंह से कहे हैं, उन्होंने इनकार कर दिया है, मंगल पांडे से कहे हैं, उन्होंने इनकार कर दिया है, जरा एमपी साहब से कहिए ना कि चलेंगे गुजरात। तो उन्होंने हमसे कहा हम कि चलिए, हम ऐसे आदमी को हराए हैं कि देश और नहीं दुनिया हमको जानती है, चलिए। हम लोग गए और नितिन पटेल वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री थे। नितिन पटेल से हमने कहा कि हमारे बहनोई 17 बरस से सुरेंद्र नगर में पोस्टेड हैं, उनका पोस्टिंग अगर बड़ोदरा में कर देते तो बड़ी कृपा होती। उन्होंने सेम डे में हमारा बात को मान करके पोस्टिंग उनको बड़ोदरा में कर दिया। आज भी लड़का पोस्टेड है। और एक वो अपने बबलू सिंह के बेटे का जन्मदिन था, उसमें वो हमको बुलाए थे, हम चले गए खाने। तो विधायक जी ने कहा कि आप हमारे विरोधी के यहाँ खाना खाने गए थे, हम एक आदमी का नाम बताइए ना। तो उन्होंने कहा कि बबलू सिंह ना कर रहा, हम बबलू सिंह गए ने, बबलू सिंह तार भाई हों, विरोधी ना हों। तो इस तरह का मानसिकता पालने वाले लोगों से तो अनबन होना स्वाभाविक है। अच्छा, आपके पार्टी के एक बड़े नेता हैं मंगल पांडे जी, आजकल वो जो बयान दे रहे हैं आप उसके खिलाफ कुछ न कुछ बोल देते हैं, तो क्या मतलब पार्टी में ये सब अच्छा नहीं ना लगता? अच्छा ठीक है, वो अच्छा नहीं है, लेकिन वो जो बयान देते हैं वो बात अच्छा है। जो आदमी इस दुनिया में है ये नहीं है, अब उस पर थोपने की क्या जरूरत है। आप राज्य सरकार के वरीय मंत्री हैं, 2 विभाग के मालिक हैं, आप शीर्ष नेतृत्व के अच्छे गुडविल में हैं, तो आपने अपने विभाग की चर्चा करनी चाहिए कि इतने लोगों का हार्ट का ऑपरेशन कराए, इतने लोगों का किडनी बदलवाए, इतने लोगों का ब्रेन ट्यूमर ठीक कराए। तो आप कह रहे हैं कि साहबुद्दीन साहब के ज़माने में स्टेशन से, ये बात तो सही है कि शाम हो जाता था तो एसपी साहब कहते थे कि कोई नहीं जाएगा, यहीं रहिए, कल सुबह आप लोग जाइएगा। अरे तो वो तो आप ही के बात का न समर्थन कर रहे थे, जिस व्यक्ति का आप विरोध करते हुए 2004 में कहते तो हम उसका समर्थन करते। हमने तो कहा है कि अगर यही बात 2004 में साहबुद्दीन साहब के जिंदा रहते हुए अगर ये बात कहते तो हम इसका समर्थन करते। हमको लगता कि एक आदमी हमारे सपोर्ट में है, तो उस समय हम अकेले लड़ रहे थे, आप कुछ नहीं कर रहे थे। आज वो आदमी इस दुनिया में नहीं रहे, महरूम हो गए, तो आप उनके नाम लेकर के क्या कहना चाहते हैं? सिवान में कैसे अमन चैन शांति बनी रहे, इसकी बात आप कीजिए ना। तो कहने का मतलब ये है कि ओम प्रकाश यादव अपनी सारी दुश्मनी सारी भुला दिए जो शहाबुद्दीन के खिलाफ था उनके नहीं रहने पर। मैं जानना चाहता हूँ, जनता भी जानना चाहता है। उनके बेटे का नाम आ गया था मर्डर केस में, आपको बता देते हैं, रईस खान नाम दे दिया था। हमने कहा कि एसपी साहब
जिस दिन घटना घटी है दुबई में था रईस खान जी, ओसामा अपने परिवार के साथ, बीवी के साथ दुबई में था। ये पासपोर्ट का कॉपी देख लिया जाए, अगर लगे कि वो लड़का निर्दोष है तो हमको भी एक लड़का है, साबुद्दीन साहब को भी एक लड़का है, अब उसके साथ हमको राजनीति नहीं करनी है। तो एक सप्ताह के बाद उस लड़के का नाम निकलवा दिए। हमने कौन गुनाह कर दिया बताइए? रईस खान नाराज होते हैं तो हों। अच्छा ये बताइए कि जिस व्यक्ति के आप इतना खिलाफत किए, जिसके खिलाफ एकदम आप सड़क पर थे, आज आप जिंदा बचेंगे कि नहीं बचेंगे ये सब भी आप कहते रहे हैं, अब उनके आप बहुत करीबी और समर्थक हो गए हैं, इसके पीछे का क्या कारण है? क्यों आप उनके इतने नहीं, हमदर्द? देखिए, हम अथी में मुजफ्फरपुर में चुनाव प्रचार में थे तो हमने देखा कि विधवा महरूम साबुद्दीन साहब की पत्नी आंचल फैला करके रो रो करके कह रही थी कि मेरा एक लड़का है। हम सभी दल के नेताओं से आग्रह करती हूँ कि घटना के दिन वह दुबई में था अपने परिवार के साथ, हमको इसमें मदद किया जाए, हमारे बेटे के साथ न्याय किया जाए, नहीं तो मैं सीमांत छोड़कर चली जाऊंगी। किसी विधवा के पक्ष में निर्दोष होते हुए भी अगर वह उसको मदद करना गुनाह है क्या? नहीं, गुनाह नहीं है, लेकिन आप अपने उनके लिए आप अपने पार्टी के वरीय नेता के खिलाफ अरे जाते हम हैं। वरीय नेता, अच्छा वरीय नेता हैं, सबको टिकट बांट दिए हैं। एक विधानसभा से 4 आदमी 5 आदमी के कान में कह दिए कि आपको टिकट दिलवा देंगे, आपको टिकट दिलवा देंगे। अगर यही टिकट बांटते तो एक बार अपने टिकट लेकर लड़ जाते तो बात समझ में आ जाती कि टिकट, एक वोट का क्या महत्व होता है। न एमपी का चुनाव लड़े हैं आज तक और न ही एमएलए का चुनाव लड़े हैं। हम तो मुखिया भी रहे हैं, जिला परिषद भी रहे हैं और 10 साल सांसद भी रहे हैं। एक वोट का क्या महत्व है हम समझते हैं। न मतलब ये कहा जा रहा है कि राज्य स्तर पर मंगल पांडे का प्रभाव बढ़ रहा है। सुन लीजिए, उसके बाद आप जितना है बोलिएगा। और प्रभाव बढ़ रहा है तो उनके प्रभाव को कम करने के लिए ऊपर से भी कई साजिश हो रही है और उसी साजिश के आप शिकार हो गए हैं। हमको क्या राफा होगा, क्या नुकसान होगा, इसकी हमें चिंता नहीं रहती है। कब हमारा मर्डर होगा, कौन क्या होगा, टिकट कटना तो छोड़िए ना, गर्दन कटना। हम आपको बता देते हैं, हम जब दोबारा जीत कर गए तो हमको मकान मिला 7 नंबर पंडित मार्ग, जो शाहनवाज साहब का मकान था। शाहनवाज साहब 10-20 लाख रुपया लगाकर उस मकान को ठीक कराए हुए थे। हमने कहा कि सर इसमें आप रहिए, हम नहीं आएंगे, 5 साल आप निश्चिंत रहिए। हमने अपना मकान दे दिया। अब भागलपुर का एक लड़का है, वो आकर हमसे कहा कि आप काहे दे दिए मकान शाहनवाज साहब को, आपका टिकट कट जाएगा। हमारा गर्दन भी कट जाएगा ना तो हम फिर शाहनवाज हुसैन से कहने नहीं जाएंगे कि आप हमारा मकान छोड़िए। हम उसमें से आदमी हैं, हम आगे पीछे सोच कर कुछ निर्णय नहीं लेते। इनका कद बढ़ जाए घट जाए उसकी हमें चिंता नहीं है। सही बात है कि नहीं? एक बात है, कहावत है हमारे यहाँ कि 60 साल में यादव को अहिर को बुद्धि आता है ना। आपका जब 60 साल पूरा हुआ है तो बीजेपी के ही कुछ लोग कह रहे हैं कि आपका बुद्धि मतलब भ्रष्ट हो गया है। ठीक है, हमारा भ्रष्ट हो गया है, हमको अपार नुकसान हो जाएगा, उसकी चिंता हमको नहीं है। देखिए, चिंता उसको होती है कि जिसको कुछ मिला नहीं होता है। हमको तो मिला है। हम 10 साल सांसद रहे हैं, 5 साल जिला परिषद रहे हैं, मुखिया रहे हैं, हम राजनीतिक का बैतरनी पार किए हैं। सारे बेटा बेटी का शादी कर लिए हैं, सारे भाई भतीजा लोगों का विवाह शादी कर लिए हैं, सभी लोगों का घर बना कर दे दिए हैं। यहाँ एक धुर के लिए लड़ाई होता है। तो देखिए, आपका तो बीजेपी के वोटर के साथ अच्छा संबंध रहा है, खास करके ब्राह्मणों के साथ भी आपका अच्छा संबंध रहा है। मंगल पांडे से आपका इतना क्यों जिले में बातें हो रही है और आप भी उनके खिलाफ हैं? हम उनके खिलाफ नहीं है, जो बोलते हैं गलत बोलते हैं। अगर 2004 में मंगल पांडे जी बोलते तो हम उसका समर्थन करते, क्योंकि उस समय साबुद्दीन थे और जो कह रहे हैं बात सही है। लेकिन अब कहने का कोई औचित्य नहीं है। आप सरकार में हैं, वरीय मंत्री हैं, आपके जी में बहुत बड़ा काम है। आप अभी हम आपको बता देते हैं, मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री हैं ना,
एक आदमी का ब्राह्मणे का नाम बतावें जिसका इलाज करवाए हों, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज, किडनी, हम तो दर्जनों लोगों का नाम बता देंगे। अभी रहमत अली सिवान के एक लड़का है, उसका ब्रेन ट्यूमर ठीक करा कर लाए हैं, उससे पूछ लीजिए, आपको नंबर दे देते हैं, उसको कितना पैसा लगा है। आप हम तो आदमी है। एक नौतन के पंडित जी हैं, उन्होंने मेरे पास आकर कहा कि मेरी गाय की तबीयत खराब हो गई है, गाय को हम भेजे यहाँ से पटना पैसा दे करके, और गाय को इलाज करवाए। ठीक है, गाय नहीं बची, क्या बात लोग करेंगे। आप जनप्रतिनिधि हैं, इन लोगों के डेरे पर एक मरीज पाइएगा। हमारे यहाँ तो 250-300 मरीज रहते थे, सबको खाना खिलाना, सब लोगों का इलाज कराने की व्यवस्था हमने किया था। और इस काम में हम 3 लड़का रखे थे, जिसका काम था सुबह सुबह हमारे मरीज को ले जाना, कार्ड बनवाना, दिखाना। ये ओम प्रकाश यादव जी थे, सिवान के पूर्व सांसद, 2 बार जीते। ओम प्रकाश यादव कैसे अब चुनाव लड़ते हैं, विधानसभा के चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा करते हैं। ये चुनाव लड़ते भी हैं या नहीं लड़ते हैं, आने वाले समय में पता चलेगा। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।